स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई बड़ी अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से उन कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर लेकर आए हैं जो कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांग रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की ओर से एक टिप्पणी की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इसी कमेटी को लेकर कुछ एक सवाल अब यहाँ हाईकोर्ट ने पूछे हैं और एक अल्टीमेटम भी यहाँ सरकार को दे दिया गया है कि जल्द से जल्द उन कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मिलना चाहिए जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो बिल्कुल इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। कमेटी को किस तरह के आदेश जारी हुए हैं, किस तरह की टिप्पणी उस पर की गई है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दूसरी बात मुख्य संसदीय सचिव से जुड़े मामले पर भी करेंगे, क्योंकि आज सुनवाई हुई है। तीसरा दिन था लगातार हियरिंग होते हुए। क्या कुछ फैसला इसमें निकलकर सामने आया है, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। निर्दलीय विधायकों के केस में क्या कुछ हुआ है, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और एक और घटना भी यहां सामने आई है, जहां टल्ली होकर सरकारी स्कूल का अध्यापक कक्षा में पहुंच गया और साथ ही साथ इसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है। तो ये कहां का मामला है, जानकारी बिल्कुल ये भी विस्तार से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिन तक मौसम खराब रहने वाला है। बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बीच 25 अप्रैल को मौसम साफ रह सकता है, लेकिन फिर से 26, 27, 28 को मौसम खराब रहेगा। बारिश बर्फबारी के चलते सतर्क और सावधान रहने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। दूसरी बात एक दुर्घटना को लेकर कहना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रदेश के मंडी जिले में धर्मपुर वाया मनुधार रूट पर जा रही एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई, क्योंकि बड़ा हादसा पेश आ सकता था। दरअसल जो एचआरटीसी बस है अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर आ गई थी। हालांकि कारण इसमें बस का स्किड होना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क के बाहर आ गई। आगे एक बड़ा पेड़ था, इस विशाल पेड़ में बस टकरा गई, लेकिन अगर सामने पेड़ नहीं होता तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। इसमें 40 के करीब यात्री सवार थे, जिसमें अधिकतर बच्चे थे। और जब ये हादसा पेश आया तो लोगों की ओर से माहौल पूरी तरह से चीख पुकार में बदल गया था। हालांकि फिर चालक वाली खिड़की से ही बच्चों को और बाकी सवारियों को उतारने का काम किया गया। मौके पर ही वहां आरएम धर्मपुर विनोद कुमार भी पहुंच गए थे और मैकेनिकल स्टाफ भी बुलाया गया था। और आरएम धर्मपुर विनोद कुमार ने ही इस बात की पुष्टि की कि एचआरटीसी बस स्किड हो गई थी, जिस वजह से सड़क के किनारे हो गई और फिर पेड़ से जा टकरा गई। देखिए, ये लगातार इस तरह के मामले यहाँ सामने आ रहे हैं कि एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कभी तो एचआरटीसी बस के टायर खुल जाते हैं, कभी स्किड हो रही है, और इस बीच खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो घायल हो जाते हैं, या कुछ एक मामलों में तो देखिए कई लोगों की जान भी जाती है। लेकिन इस सबके बीच जब गुनहगार मानने की बात आती है तो एचआरटीसी ड्राइवर पर ही पूरा दोष दिया जाता है। और इसी पर सवाल उठाए हैं एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने। आज इनकी ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन का ये कहना है कि जब भी कोई बस में खराबी होती है तो मैकेनिकल स्टाफ की भी उसमें गलती होती है, उसके लिए आरएम डीएम भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन फिर भी ड्राइवर के सिर पर पूरी तरह से ठीकरा फोड़ दिया जाता है, जैसा कि आज भी हुआ। और इससे पहले भी एक घटना देखिए यहाँ मंडी के धर्मपुर में ही सामने आई थी, जहाँ एचआरटीसी बस के टायर सड़क में ही खुल गए थे। तो इस तरह की घटनाएं बार बार जब पेश आती हैं तो फिर ड्राइवर पर ही गाज गिरती है, और उस मामले में भी ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया था। इस सस्पेंशन पर ही यहाँ एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की ओर से विरोध जताया जा रहा है। इनका कहना है अगर ड्राइवर इसके लिए जिम्मेदार है तो ड्राइवर के साथ साथ बाकी का स्टाफ भी जिम्मेदार है और इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आरोप ये लगा रहे हैं कि एचआरटीसी में सैकड़ों बसेस ऐसी हैं जिनकी रिपेयर अभी तक नहीं हो पाई है, बिना रिपेयर के ही वो चलाई जा रही हैं। कई बार इस मुद्दे को ये उठा चुके हैं, लेकिन फिर भी गंभीरता से एचआरटीसी प्रशासन इसे नहीं ले रहा है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो वर्कशॉप है वहां पर बहुत सारे कलपुर्जे ही मौजूद नहीं है, जिस वजह से पुराने स्पेयर पार्ट्स ही बसेस में जोड़ दिए जा रहे हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं। तो ड्राइवर तो सही से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बस पुरानी होगी या बस को मरम्मत की आवश्यकता होगी तो फिर उसके लिए ड्राइवर कैसे जिम्मेदार हो सकता है। ड्राइवर का साथ खराब बस तो नहीं देने वाली है।
देखिए, जो ये मंडी जिला के धर्मपुर में कुछ रोज पहले हादसा पेश आया था जिसमें टायर खुल गए थे बस के, इस पर ये भी जानकारी यहाँ एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की ओर से दी गई है कि टाटा की बस में लीलैंड बसों का यू बोल्ट लगा दिया गया था, तो हादसा तो पेश आना ही था। और जो संबंधित डिपो के आरएम हैं, डीएम हैं या मैकेनिकल स्टाफ वाले हैं, उनसे भी इसमें पूछताछ होनी चाहिए। केवल ड्राइवर को सस्पेंड करना तो किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अपना काम सही से कर रहे थे, एक तरह से निरस्त, अभी सस्पेंशन को कर दिया जाना चाहिए, ये भी मांग इनकी ओर से उठाई गई है। एक और घटना सामने आई है, ये सराज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जैंशला सोबली में घटना पेश आई, जहां एक सरकारी स्कूल में शराब पीकर ही अध्यापक पहुंच गया। हालांकि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है जब टल्ली होकर ये अध्यापक कक्षा में आया हो। इससे पहले भी कई दफा ऐसी शिकायत इस अध्यापक की गई है और अध्यापक पहले कई दफा माफी भी मांग चुका है अपनी इस हरकत को लेकर, लेकिन फिर से ऐसा ही वाक्य सामने आया कि बिल्कुल ये शराब पीकर कक्षा में पहुंच गए और बच्चों से इन्होंने बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसी पंचायत का एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था जिसने वीडियो बना दी। हालांकि जो व्यक्ति हैं, इनके दोनों बच्चे इसी सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इनकी ओर से ये भी बात कही गई है कि दिहाड़ी मजदूरी करके बहुत मुश्किल से ये अपने बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर टल्ली होकर अध्यापक पहुंचेंगे तो इनकी बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। एक तरह से खिलवाड़ इनकी बच्चों की पढ़ाई के साथ और भविष्य के साथ हो रहा है और ये सच में एक हैरत अंगेज मामला है, जहां एक और सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। स्कूलों को इंग्लिश मीडियम पहली कक्षा से बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यूनिफॉर्म में भी कई तरह के नए बदलाव आने वाले हैं। इस बीच जब इस तरह का वाक्य सामने आता है कि अध्यापक टल्ली होकर कक्षा में जाता है और फिर बच्चों से बातचीत करते हैं, तो देखिए ये अभिभावकों पर क्या गुजरेगी, लाजमी सी बात है। और ऐसे तो शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा और जो कुछ एक कदम उठाने की बात की भी जा रही है गुणवत्ता के लिए शिक्षा की, वो तो तभी संभव हो पाएगा अगर अध्यापक इसमें गंभीरता दिखाएं। तो अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। हालांकि इससे पहले जैसा कि हमने कहा, अध्यापक कई दफा क्षमा मांग चुके हैं सभी लोगों से, फिर भी इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं और अब वहां के ग्रामीण लोगों की ओर से ये मांग उठाई जा रही है कि ऐसे अध्यापक को स्कूल से हटा दिया जाना चाहिए। अब इस पर फैसला क्या होता है ये विभाग ही तय करेगा। विभाग और सरकार पर ही ये देखिए पूरी तरह से निर्भर करता है। और जैसा कि हमने कहा, सराज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जैंशला का ये मामला है। जैंशला में सोबली एक क्षेत्र है जहां पर ये सरकारी स्कूल स्थित है। देखिए, कांग्रेस के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा की ओर से भी एक बड़ा जुबानी हमला किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट साझा किया है और सरकार के खिलाफ अपना रोष दिखाया है। इसमें इनका ये कहना है कि जब इनके पीछे इतने नाके सीआईडी और क्राइम ब्रांच के लोग लगाए जा सकते हैं, तो इससे बेहतर तो ये होता कि बेटियों की सुरक्षा के लिए ये सरकार कदम उठाती। जो सीआईडी के लोग या क्राइम ब्रांच के लोग इनके पीछे हैं, अगर वो बेटियों की सुरक्षा के लिए लगाए जाते तो इस तरह का हादसा पेश नहीं आता जो कि पालमपुर की बेटी के साथ दुर्घटना हुई है। लेकिन इस बीच लगता है कि सरकार की मंशा कुछ अच्छा करने की नहीं है। इस तरह के बयान हालांकि पहले भी इनकी ओर से कई दफा दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर फिर इन्होंने ये पोस्ट साझा किया है। पालमपुर में जो बेटी के साथ हुआ उस पर भी सवाल उठाए हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर भी अपने इस पोस्ट के जरिए सवाल उठाए हैं और ये भी इनका मानना है कि जो कुछ इनकी तहकीकात के लिए किया जा रहा है या इनके पीछे जो अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं वो सुरक्षा के लिए लगाए जाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह के कदम ना उठाए जाएं। तो सरकार की कार्यप्रणाली को भी इन्होंने घेरा है और साथ ही साथ पुलिस की कार्यप्रणाली को भी घेरते हुए ये नजर आए हैं अपनी इस पोस्ट में, क्योंकि एक बात इन्होंने ये भी लिखी है कि ये लोग जो इनके पीछे लगाए गए हैं मुख्यमंत्री को क्या ही खबर देंगे, इनसे ज्यादा खबर तो खुद ही सुधीर शर्मा अपने बारे में मुख्यमंत्री को दे दिया करेंगे। तो यानी कि इन लोगों की, सीआईडी के जितने भी लोग हैं या क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं, इनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए सुधीर शर्मा नजर आए हैं। आए दिन इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन जो पालमपुर में इंसिडेंट पेश आया था उसके बाद काफी हाई लेवल पर यहां टिप्पणियां एक दूसरे पर भाजपा कांग्रेस की ओर से की जा रही हैं। अब देखिए, शिमला से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको देना चाहेंगे। शिमला में भारी वाहनों पर रोक लगाई जाएगी और ये निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं ताकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो दौरा है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित रहे, ट्रैफिक जाम ना लगे। इसीलिए भारी भरकम वाहनों पर शिमला सिटी में पूरी तरह से रोक रहने वाली है। इसे लेकर तैयारियां भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का दौरा प्रस्तावित है, जिसकी वजह से जो द रिट्रीट है वहां पर आम जनता और पर्यटक भी नहीं जा पाएंगे जितने दिन तक यहाँ राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेगी। इनके दौरे से संबंधित अगर हम आपको पूरी जानकारी दें, यानी कि जो शेड्यूल हमारे समक्ष आया है, 4 मई 2024 को दिल्ली से शिमला ये पहुंचने वाली है और द रिट्रीट में रुकेंगी, जो कि इनका आवास है। 5 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैंचमेंट एरिया का दौरा करेंगी। 6 मई को राष्ट्रपति कांगड़ा के दौरे पर जाएंगी, क्योंकि वहां दीक्षांत समारोह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और 7 मई को राष्ट्रपति संकट मोचन मंदिर और तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। 8 मई को राष्ट्रपति शिमला से सुबह दिल्ली के लिए वापसी करने वाली है। तो ये 4 से 8 मई तक का शेड्यूल रहेगा और इस दौरान भारी भरकम वाहनों को शिमला सिटी में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, ये कोशिश अब यहाँ देखिए शिमला पुलिस की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के लिए आज रवाना हो गए हैं। साथ ही साथ 2 से 3 बड़े बयान भी इन्होंने दिए हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली में देखिए जल्दी ही प्रत्याशी चयनित किए जा सकते हैं, क्योंकि 2 लोकसभा सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है और उपचुनावों के लिए भी अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी चयनित नहीं कर पाई है। तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी, इस पर मंथन चल रहा है। ये संकेत मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज दिए गए हैं। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही कि जब ये दिल्ली से वापस आएंगे तो 15 महीनों में जो भी बड़े कार्य कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच उतरने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री आज सुबह ही रवाना हो गए, क्योंकि एक निजी चैनल के साथ इनका साक्षात्कार होने वाला है। तो इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ये गग्गल हवाई अड्डे से रवाना हुए थे और जो कुछ भी पत्रकारों से इन्होंने बातचीत की वो हमने आपको बताई है। भाजपा पर भी हालांकि इन्होंने तंज कसा है कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। पहले कांग्रेस के विधायकों को खरीदा, फिर उन्हें टिकट दे दी और पैसे के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश बार बार भाजपा कर रही है। लेकिन इसका जवाब यहाँ की जनता मुंह तोड़ जवाब एक तरह से उन्हें देने वाली है। ये आज मुख्यमंत्री की ओर से स्टेटमेंट दी गई है। किसानों से और बागवानों से जुड़ी भी बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई है। विशेष तौर से अगर बागवानों की बात करें, क्योंकि लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे थे अपनी इस मांग को लेकर कि यूनिवर्सल कार्टन लागू कर दिया जाए, तो इस पर कृषि विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यूनिवर्सल कार्टन अब अनिवार्य किया गया है, यानी कि खुले सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो टेलीस्कोपिक कार्टन अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 5 दशक से टेलीस्कोपिक कार्टन ही यहाँ खुले तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब इस पर अंकुश लगा दिया गया है और आने वाले समय में जो यूनिवर्सल कार्टन है वही लागू किया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आज जारी हो गई है। हालांकि मंत्री जगत सिंह नेगी का भी यही कहना था कि जो बागवान चाह रहे थे वो मांग अब वर्तमान सरकार ने पूरी की है। पिछले कई वर्षों से इस मांग को उठा रहे थे। पूर्व में जयराम सरकार जो नहीं कर पाई वो अब कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है। ये भी आज मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से कहा गया। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या रहने वाली है, क्योंकि जो आड़ती है या लदानी होते हैं उनके दबाव के चलते 5 ट्रे से ज़्यादा भी पेटियां यहाँ पर भरी जाती थी। 8 से 9 ट्रेस भी यहाँ बागवानों की ओर से पेटियों में भर दी जाती थी, लेकिन कीमत उन्हें उसकी उतनी नहीं मिलती थी। 30 से 40 किलो तक वजन पहुंच जाता था पेटी का, लेकिन 20 से 25 किलो की ही पेटी मानकर उन्हें राशि यहाँ पर दी जाती थी, जिसका ये काफ़ी विरोध करते थे। तो अब यूनिवर्सल कार्टन जब लागू होगा तो ना आड़तियों की मनमानी चल पाएगी, ना लदानियों की यहाँ पर मनमानी चल पाएगी और बागवानों को भी बिल्कुल सही कीमत उनकी पेटी की मिलने वाली है, क्योंकि ज़्यादा बोझ अब वो पेटी में नहीं डाल पाएंगे अगर सीधे तौर पर हम बात करें। देखिए ऊना पुलिस को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है ये अवैध खनन के खिलाफ, क्योंकि इन दिनों वहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है लगातार, क्योंकि भाजपा की ओर से भी अवैध खनन का मामला उठाया गया था विधानसभा सेशन में। तो जिसके बाद कोशिश ये की जा रही थी कि छापे मारे जाए और ऐसे जो अवैध खनन को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। तो ऐसा ही कुछ मामला यहाँ सामने आया है। पुलिस ने सोमभद्रा नदी में आधी रात को छापेमारी की और इसमें संलिप्त एक जेसीबी मशीन और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ पुलिस लाइंस झलेड़ा भी इसे पहुंचा दिया गया है। लगातार क्योंकि सवाल उठ रहे थे अवैध खनन को लेकर, तो अब इसमें कामयाबी भी पुलिस के हाथ लग रही है। जितने भी वाहन पुलिस के हाथ आ रहे हैं एक तरह से उन्हें कब्जे में लिया जा रहा है और इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उन पर गिरफ्तारी भी हो रही है। कुछ रोज पहले हमने आपको जानकारी दी थी जहां ऊना में ही 1 से 2 अधिकारियों पर भी गाज गिरी है अवैध खनन में, क्योंकि वो भी पूरी तरह से संलिप्त पाए गए थे। देखिए ईवीएम पर भी एक
बड़ा डिसीजन हम कह सकते हैं जो निकलकर सामने आया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ईवीएम को लेकर इसमें कई सवाल खड़े किए गए थे और बैलेट से चुनाव करवाने या वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलन करवाने के लिए ये याचिका दायर हुई थी। तो इस पूरे मामले में लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में आदेश सुरक्षित रख लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं। दरअसल यहाँ इलेक्शन कमीशन ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो तीनों उपकरण होते हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट, बटन यूनिट और वीवीपैट है, ये माइक्रो कंट्रोलर तीनों ही उपकरणों में लगाया होता है और इसे बार बार प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। एक ही बार इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। कंट्रोलर को बाहर से भी प्रभावित नहीं किया जा सकता, ऐसी भी कोई संभावना नहीं है और 45 दिन तक फिर ये आंकड़ा सुरक्षित रखा जाता है। तो अब इसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया है पूरे केस में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ओर से सभी सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। अब हालांकि देखना होगा, क्योंकि अभी फैसला सुरक्षित है और फाइनल तौर पर जो भी चीज़ सामने आएगी बिल्कुल जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर बार देखिए जब भी रिजल्ट घोषित होता है चुनावों का तो ईवीएम पर ही सवाल उठाए जाते हैं और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिका यहाँ पर दायर की गई थी। हालांकि याचिका में तो सीधे तौर पर ये मांग करवाई गई थी कि बैलेट से चुनाव करवाए जाएं, लेकिन कुछ एक राजनीति से जुड़े लोगों का ये भी कहना है कि पहले जब बैलेट से भी चुनाव करवाए जाते थे तो उस वक्त भी ऐसे ही सवाल उठते थे। अब ईवीएम से करवाए जाते हैं तो जो पार्टी हार जाती है वो पूरा का पूरा दोष ईवीएम पर ही मढ़ती है। अब आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में या अन्य राज्यों में किस तरह का परिदृश्य बना रहता है, ये बिल्कुल हम देखने वाले हैं ईवीएम से संबंधित। कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ ये कर्मचारी मांग रहे हैं। और देखिए, अगर हम ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार केस की बात करें तो इसमें यही फैसला पहले भी आया था कि कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से ही वरिष्ठता का लाभ मिलना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि भी उनकी वरिष्ठता का लाभ देने के लिए काउंट होनी चाहिए। और इस सबके बीच सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई थी। इसी कमेटी को लेकर हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है, जिसमें उनका ये कहना है कि ये कमेटी कैसे बाधा बन सकती है, और वो भी उस केस में जो कि केस यहाँ फाइनलिटी एक तरह से प्राप्त कर चुका है। तो इस केस में कमेटी कैसे बाधा बन रही है, ये हैरानी भरी बात है और इसमें कमेटी बनाने की आवश्यकता क्या थी, इस तरह की टिप्पणी यहाँ हाईकोर्ट की ओर से की गई है, क्योंकि इस पूरे केस में एसएलपी और रिव्यू पिटीशन भी दोनों ही खारिज कर ली गई हैं। ये दरअसल अदालत में, क्योंकि एडिशनल एडवोकेट जनरल की ओर से ही यहाँ जानकारी दी गई थी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि गिनने का या रेगुलराइजेशन से जुड़े मामलों को देखेगी। इसके अलावा वेतनमान एरियर की अदायगी जैसे मामलों पर भी ये निर्णय लेगी। तो इसी पर टिप्पणी अब हाईकोर्ट की ओर से ये की गई है कि कमेटी इसमें बाधा नहीं बन सकती है, और साथ ही ये ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं कि अगले 4 सप्ताह में कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की अवधि उनकी सीनियरिटी के लिए काउंट की जाए, इंक्रीमेंट का लाभ भी मिलना चाहिए और बाकी वित्तीय लाभ भी उन्हें दिए जाए। 4 सप्ताह का समय एक बार फिर से दिया गया है और इस फैसले की कंप्लायंस के लिए मामले को 17 मई 2024 को सुना जाएगा। ये क्योंकि लगातार कर्मचारियों की ओर से शिकायत की जा रही थी कि केस जीतने के बाद भी उन्हें ये लाभ नहीं मिल रहा है या इस फैसले को लागू नहीं किया जा रहा है। और इस सबके बीच फिर सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई। मुख्य सचिव वाली कमेटी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि ये 2 से 3 फैसलों को लागू किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार कई तरह के ऑब्जेक्शन यहाँ कमेटी की ओर से दिए जा रहे थे और अब इस पर हाईकोर्ट ने देखिए संज्ञान भी लिया है और हाईकोर्ट की ओर से यहाँ टिप्पणी भी कर दी गई है कि ये कमेटी बाधा नहीं बन सकती है जब अंतिम स्थिति यानी कि फाइनलिटी प्राप्त ये केस कर चुका हो। तो इस पर एक तरह से हैरानी भी कोर्ट ने जताई है, लेकिन अब ये जरूर हमें देखना होगा कि 4 हफ्ते के भीतर कितनी जल्दी यहाँ पर ये आदेश लागू किए जाते हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अनुबंध की सीनियरिटी, जैसा कि हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड से ही सीनियरिटी देने की बात यहाँ हुई है, इंक्रीमेंट और अन्य तरह के वित्तीय लाभ 4 हफ्ते के भीतर देने के आदेश दिए हैं। तो अभी कर्मचारियों के लिए एक हम ये बड़ी राहत कहना चाहेंगे, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी यही मांग उठा रहे हैं कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी का लाभ इन्हें मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों को चुनौती देने वाले मामले से जुड़ी करें तो अब इसमें सुनवाई 8 मई तक स्थगित कर दी गई है। कारण बड़ा ये है, पिछले कल भी हमने आपको हालांकि जानकारी दी थी कि एडवोकेट जनरल अनुप्रतम ने ये साफ कर दिया है,
वो इस पूरे केस में अपीयर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 2 सीनियर एडवोकेट्स को अब राज्य सरकार ने इस केस के लिए हायर किया है और उनके पास जो समय है वो 8 और 9 मई को ही होगा। ये भी मुख्य सचिव की ओर से जो पत्र जारी किया गया था हाई कोर्ट को, उसमें ये तिथियां मेंशन की गई थी, जिस वजह से अब यहां स्थगित किया गया है इस सुनवाई को 8 मई तक। तो अब इस केस में पैरवी के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ही आने वाले हैं। उनकी ओर से ही यहाँ पर पूरी हियरिंग को अंजाम दिया जाएगा। अब उनका इंतज़ार है और उसके बाद मामला और कितना ज़्यादा लंबा लटकता है ये देखना होगा। और अब क्योंकि ये तीनों दिन ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माने जा रहे थे, पिछली बार जब ये 3 तिथियाँ एक साथ हियरिंग के लिए रखी गई थी तो हर किसी का मानना ये था कि हो ना हो अब इसमें कोई फाइनल डिसीजन आ सकता है। लेकिन देखिए इसी बीच क्या हुआ कि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट्स को अब हायर कर लिया गया है, ताकि वो इस केस में हियरिंग को या फिर एक तरह से जो बहस रहती है पूरी करने के लिए उसे अंजाम देने वाले हैं। 3 निर्दलीय विधायकों को लेकर भी आज केस लगा था और यहाँ भी 25 अप्रैल को सुनवाई टल गई है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अभी हमें ये लग रहा है कि 7 मई से पहले कुछ हो पाएगा इनके केस में भी। ये चाह रहे हैं कि इनका इस्तीफा स्वीकार हो जाए, लेकिन देखा जा सकता है अगली डेट अब इसमें भी पड़ गई है। दरअसल इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को नोटिस जारी किया गया था और उनसे रिप्लाई मांगा गया था। ये रिप्लाई दायर हो चुका है। अब इसके बाद 25 अप्रैल तक का ही हमें इसमें भी इंतज़ार करना होगा, यानी कि अगली डेट इसमें पड़ गई है। तो अब फिलहाल क्या कुछ होता है अगले कल, ये भी जानकारी हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।